रोम रोम भाइयों। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के सबसे बड़े फियर के बारे में, यानी सबसे बड़े डर के बारे में। क्या आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी फिजिक्स के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है, फिजिक्स से डर रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन कहीं फिजिक्स की वजह से ना रुक जाए? आपकी भी अप्रोच नहीं बन पा रही है, सवाल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, फिजिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगने लग गई है, तो भाइयों आज के वीडियो में हम बस डिस्कस करने वाले इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे फिजिक्स के सब्जेक्ट में होने वाली सबसे बड़ी गलती जो सभी लोग करते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है 11 साल के पेपर का पूरा एनालिसिस और आगे के लिए स्ट्रेटजी, क्योंकि आपके पास में टाइम है काफ़ी कम और सिलेक्शन की है जिद, तो फिर आपको ये स्ट्रेटजी एक बार देखनी चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक्चुअली होता क्या है भाइयों कि जब आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो उसमें जनरली प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर जो भी बच्चे हैं वो बायोलॉजी से होते हैं जनरली, तो उनकी बायो अच्छी होती है, देखो है ना, बायो उनकी अच्छी होती है, केमिस्ट्री उनकी अच्छी होती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? फिजिक्स में। क्यों आती है? सबसे पहला रीज़न यह है कि हम फिजिक्स को 12th के बाद में पढ़ते ही नहीं है। 12th के बाद में पढ़ते ही नहीं है। बात तो सही है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि 12th के बाद में आती नहीं है। ग्रेजुएशन में जनरली बायोलॉजी वालों की फिजिक्स चलती नहीं है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, होम साइंस, जियोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 12th के बाद में फिजिक्स चलती नहीं है। देन हम कर लेते हैं बीएससी कंप्लीट, उसके बाद में हम कर लेते हैं बीएड। अब ध्यान दीजिए, अब बीएससी और बीएड में आपके फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, और बाद में एकदम से आपको पकड़ा दिया जाता है फिजिक्स सब्जेक्ट का एक अच्छा खासा किताबों का बंडल, जो कि आपको सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन में पढ़ना है। अब हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई जनरली ये बच्चे सब कोचिंग जाते हैं और कोचिंग में उन्हें पढ़ाया जाता है फॉर्मूले। ठीक है, नॉर्मल सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो उन्हें पढ़ाया जाता है फॉर्मूला, साथ ही साथ में इन फॉर्मूला पर उन्हें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने को दे दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस उन्हें करवा दी जाती है। ठीक है, जनरली अधिकतर कोचिंग्स में होता क्या है, इन फॉर्मूला पर जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं पैटर्न बेस्ड। पैटर्न बेस्ड, अब ये क्या होते हैं? मतलब एक फिक्स पैटर्न होता है सवालों का, उन सवालों में एक फिक्स फॉर्मूला लगना होता है और उसी फॉर्मूले पर वो सवाल बेस्ड होते हैं। उस तरह के आपको एक दो करवा दिए जाते हैं, फिर दो चार आप खुद कर लेते हैं। यानी आपको नॉर्मली फॉर्मूला पता होता है, आपको नॉर्मली फॉर्मूला पता होता है, आपको पैटर्न पता होता है और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पता होता है। नॉर्मल सी बात है। बट जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पर पेपर आएगा आरपीएससी का। आरपीएससी जो पेपर देती है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड देती है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड देती है, वो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन देती ही नहीं है। वहाँ पर हमारी जो पूरी प्रैक्टिस है वो फ्लॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें आते नहीं है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि फॉर्मूला इस पैटर्न बेस्ड और हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उनमें कहीं ना कहीं हम खो देते हैं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाते। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते तो आरपीएससी देती है पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस, और जैसे कॉन्सेप्चुअल बेस पेपर आता है फिजिक्स में पूरी भटियाँ बुझ जाती है हमारी। कहने का मतलब दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता किस टाइप से पेपर करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जब आरपीएससी का आप सिलेबस देखते हैं, सबसे बड़ी बात है ना, आप जब सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में
पूरी ग्रेजुएशन तक का सिलेबस होता है नॉर्मली। ग्रेजुएशन तक का सिलेबस मतलब उसमें आपको 11th की फिजिक्स भी पढ़नी है, आपको फिर 12th की फिजिक्स भी पढ़नी है, और थोड़े बहुत टॉपिक आपको बीएससी के भी पढ़ने हैं। अब बच्चा क्या करता है, पढ़ने बैठता है फिजिक्स, तो सबसे पहले वो 11th की किताब पढ़ता है, फिर वो 12th की किताब पढ़ता है, और थोड़ा बहुत बीएससी किताब पढ़ता है। ठीक है, जब उसका माथा घूम जाता है तो वो चालू करता है अपने नोट्स। और नोट्स में क्या नहीं होता, कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मिस होता है इसमें, क्योंकि नोट्स में होता है ओनली फॉर्मूला, या फिर वो जो तुम्हारे मैंने भी बोला था पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। और इस वजह से हमारे साथ समस्या आने लग जाती है कि फिजिक्स हमें डिफिकल्ट लगने लग जाती है। ठीक है, हम बहुत गलतियां करते हैं, और ये गलतियां यही हैं कि हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते ही नहीं हैं। तो आज के वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए 11 साल पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन पर बेस्ड एक अच्छी स्ट्रेटजी। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में किया है उन 11 साल के पेपर का पूरा एनालिसिस, ताकि आपको इस झमेले में ना पड़ना पड़े कि मुझे 11th भी पूरी पढ़नी है, मुझे 12th भी पूरी पढ़नी है, मुझे बीएससी भी पूरी पढ़नी है। एक्चुअली हम गलतियां यही तो करते हैं कि पेपर में सवाल किस लेवल का आता है और हम पढ़ते कौन सा लेवल का है। हमें लगता है 11th का लेवल बहुत अच्छा खासा आता है, 12th का लेवल बहुत अच्छा खासा आता है, बीएससी का लेवल भी बहुत अच्छा खासा आता है। अप्रोच हम फिर भी नहीं बना पाते हैं, बार बार पढ़ते पढ़ते भी, वजह हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाते। तो आज के वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए पूरे 11 साल का पूरे पेपर का एनालिसिस, पूरा एनालिसिस, जहां हम करेंगे 11 साल के पूरे पेपर का भांडाफोड़, जहां हम बात करने वाले हैं हर एक टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में कि कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के आते हैं, साथ ही साथ में किस लेवल तक के आते हैं, ताकि अब आपको प्रिपरेशन में ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, क्योंकि आपके पास नहीं है टाइम। सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपने बचे हुए टाइम को यूज़ करना पड़ेगा एक अच्छे वे में, एक प्लान्ड मैनर में आपको अपना टाइम खर्च करना पड़ेगा भाई, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं। देखो भाइयों, जो 11 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर है उन सबके पेपर के हिसाब से मैंने उनको देखकर मैंने यहाँ पे 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स है हमारे एनसीईआरटी बुक में, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया कि कब कब कौन कौन से साल में कितने क्वेश्चंस बने हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 23 से लेकर 11 तक, जिसमें संस्कृत डिपार्टमेंट का भी आ गया, स्पेशल एजुकेशन का पेपर भी आ गया। स्पेशल एजुकेशन में जो लगता है जैसे 2018 में लगा था, संस्कृत डिपार्टमेंट में 11 में लगा था, 19 में लगा था, अभी 22, 23, 24 में भी लगा है ना। सॉरी, ये आगे पीछे हो गया है ना। कोई बात नहीं, 24 को इधर लिख दिया, 25 को इधर लिख दिया, छोटी मोटी गलती हो जाती है। चलिए देखो, बात करते हैं हम 11th क्लास के टॉपिक्स के बारे में। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो है यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखो। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो 3 क्वेश्चन 23 में है, 2 क्वेश्चन 24 में है, 22 में नहीं है, 19 में है, फिर 19 में है, 18 में है, 17 में है, 13 में है, 11 में है। आपको यहाँ से हर एक पेपर में 2 सवाल मिलते हैं कम से कम, ऑनलाइन एवरेज निकालोगे तो आप। ठीक है, ये ध्यान से देख लो एक बार, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरे टॉपिक्स कवर करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जब पेपर देखा तो एक बात मुझे समझ में आई कि जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो भाई रिपीटेड कॉन्सेप्ट के हैं। ठीक है, वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। इतना हाई लेवल तो सवाल ही नहीं है भाई, जितना तो हमने सोचा था कि वहाँ पर इतने हाई लेवल क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ये कोई हाई लेवल नहीं है, लो लेवल पेपर है देखा जाए तो। बस फर्क इतना है कि ये सभी कॉन्सेप्ट बेस है। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है भाई, कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। यानी आपको कुछ टॉपिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके बाद काफ़ी कुछ पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। यानी हर पेपर में लगभग मैंने देखा 30 से 35 सवाल का एवरेज आ रहा है फिजिक्स का, कि 150 सवाल होते हैं, उसमें 30 से 35 सवाल फिजिक्स के बन रहे हैं। उन 35 सवालों को अब जब आप देखेंगे ना भाई, तो 15 से 20 सवाल तो ऐसे हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पर रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही सब कुछ आ रहा है। कोई हाई लेवल नहीं है, एकदम बेसिक लेवल है। फ़र्क इतना है कि हमें आरपीएससी की तैयारी के हिसाब से कोचिंग हाई लेवल पढ़ाना चालू कर देती है, और उस हाई लेवल के चक्कर में हम फंस जाते हैं।
और जब हम फंस जाते हैं तो हमारा जो होता है कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता नहीं, हम केवल फॉर्मूला पढ़ते हैं भाई, और जब फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उस हिसाब से हमारा पेपर सॉल्व हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना नहीं आता। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अप्रोच की, हमें अप्रोच ही नहीं आती कि किस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले आज बात करते हैं इसी एनालिसिस को लेकर कि जब मैंने देखा आपका पेपर तो मुझे दो चीज़ समझ में आई भाई, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले पेपर जो था ना आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ये बात ध्यान रखो, सबसे पहली बात, ठीक है। मेन जो बातें बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड था। दूसरी बात, पेपर का जो लेवल था ना, बहुत हाई लेवल नहीं था और बहुत लो लेवल भी नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे मैंने कहा 35 सवाल है, तो उनमें से कम जो 15 सवाल है ना, वो आपके रिपीट हो रहे थे, रिपीटेड थे, ठीक है। इनमें से जो 10 सवाल थे वो मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। मॉडरेट लेवल यानी ना इजी ना आसान, कभी कौन से चैप्टर से पूछ लिया, कभी कौन से चैप्टर से पूछ लिया। अच्छा, ये जो रिपीटेड वाले जो 15 क्वेश्चन है ना भाई, ये एकदम बेसिक लेवल के हैं, जिसका बेसिक कंप्लीट है वो इनको कर सकता है, ठीक है। अब जो ये 5 से 10 सवालों की जो गणित बच गई ना, ये मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा भाई हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन है। तो आपको एक बात समझ में, ये जो 15 और ये 10 सवाल बन रहे हैं ना, आपके ध्यान से देखो, ये जो 15 और ये 10, ये 15 रिपीटेड वाले और ये 10, ये 25 सवाल ही आपको पास करवाएंगे, अच्छे नंबर ये लेके आएंगे। आप कितनी कोशिश कर लो, 35 सवाल यदि आपके आए ना, तो 35 आपसे होंगे भी नहीं, क्योंकि 2 3 4 सवाल ऐसे होंगे, यानी ये जो 5 से 10 सवालों का मैंने एक एवरेज बनाया, ये हाई लेवल के होंगे। इनमें हर बंदा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा, समस्या आएगी, फॉर्मूला याद नहीं होगा या अप्रोच सही नहीं लगा पाएंगे, इतनी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात, टाइम सबसे कम है आपके पास में। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए ना, वो इन 25 क्वेश्चन पे होना चाहिए। यदि आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका पेपर जो सब्जेक्ट का होने वाला है, उसमें फिजिक्स में तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये 25 क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, कौन से चैप्टर से ज़्यादा बनते हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है हमारे लिए कि भाई साहब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट लेसन्स कौन से हैं, क्योंकि हमें तो लगता है सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पढ़ाया ऐसे जाता है ना भाई, आरपीएससी के हिसाब से हाई लेवल पढ़ा दिया जाता है, खूब सारे हाई लेवल तक, और बच्चों की अप्रोच बनती ही नहीं है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लेसन में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जनरली मैंने आपको बोला ना, ये 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ही बनते हैं, यानी यही टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और हम पढ़ने लग जाते हैं पूरी किताब को, और हमारे साथ हो जाती है परेशानियाँ, क्योंकि हम पूरी किताब पर अपनी पकड़ बना ही नहीं पाते। तो इसी एनालिसिस में, जो पेपर पैटर्न का जो एनालिसिस में आपके लिए लाया, उसमें हमने यही तो डिस्कस किया है। ये टेबल इसीलिए बना के लाया हूँ मैं आपके लिए कि देखो भाई, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें किन टॉपिक पे अपनी पकड़ बनानी है और किन टॉपिक को छोड़ देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला जो मैं रिकमेंडेड करूंगा क्लास 11th का, वो मैं करूंगा पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देख रहे होंगे हर साल में इसका एक सवाल आ रहा है, हर साल में, ठीक है, हर साल में कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है। ये एवरेज निकालूँ ना मैं, तो कम से कम 2 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पर बन रहा है हमेशा, ठीक है। ये मैंने साल को आगे पीछे कर दिया, देखो यहाँ पर हर साल में एक एवरेज बन रहा है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे बोलूँगा, इनको लाइटली आप ले लो, कुछ को बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। तो उनमें पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है, दूसरा आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें भी देखो ऑन एन एवरेज 2 सवाल तो हमेशा आते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये इसकी जो इक्वेशंस है वो हर चैप्टर में जहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु गति करेगी, मोशन करेगी, वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी तो उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और बताऊँ मैं आपको, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाला चैप्टर है ना, इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन आए ना, वो फिक्स्ड पैटर्न के हैं, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, फिक्स्ड पैटर्न के हैं। अब दिक्कत ये है कि हम ऊंचे ऊंचे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। फिक्स्ड पैटर्न है और सिंपल कॉन्सेप्ट के हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो तीसरा चैप्टर मैं रिकमेंड करूँगा, ये है वेक्टर। इससे तो भाई क्वेश्चन आते हैं, देखो टेबल देख लो, कहीं पे भी खाली नहीं है। किसी साल में 2 क्वेश्चन है, किसी साल में 1 क्वेश्चन है। वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई मेरी बात सुने। और इसके बाद में
लॉ ऑफ मोशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो टेबल को देखो, 3 सवाल 24 में, 3 सवाल 22 में है, 19 में 1 सवाल है, 19 में फिर 2 सवाल है, 18 में 1 सवाल है। अब ध्यान से देखो, मैं टेबल बना के दे रहा हूँ आपको, ये मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखो वेक्टर्स को देखो, वेक्टर्स की बात है ना, लॉ ऑफ मोशन को देखो यहाँ पे, ये लॉ ऑफ मोशन की बात करता हूँ मैं। देखो कहीं पर भी किसी भी साल में ब्लॉक खाली नहीं है भाई। एवरेज निकालोगे ना, जो कि लास्ट पैटर्न के सवाल है, मतलब मैं देखूँ लास्ट साल में 20 के बाद के सवाल 3 3 3 1 2 1 1 फिर 3 आ गए। अब यहाँ पर देखो भाई, इम्पोर्टेंट इसीलिए है, यानी आपको यूनिट एंड डायमेंशन पे फोकस करना है। ये चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वेक्टर आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लॉ ऑफ मोशन आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और वेक्टर वर्क पावर एनर्जी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि आपने इन चैप्टर्स पर अपना हाथ साफ कर लिया, फॉर्मूला आपने याद कर लिया, फॉर्मूला लगाना सीख गए, आपकी अप्रोच अच्छी हो गई ना भाई, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो जो 15 क्वेश्चन मैंने कहा था ना फिक्स पैटर्न में, उनमें से 8 से 10 सवाल आपके यहीं फंस जाएंगे। 8 से 10 सवाल यहीं पे फंस जाएंगे। आप आराम से देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, मैं चॉइस का पेपर लूँ तो 2 क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 6 हो गए, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं आपके। मैंने कहा था ना, मतलब 35 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन केवल इन 5 चैप्टर से मिलकर बन गए। मैं तो फिर भी आपको 25 पे लेके जा रहा हूँ कि भाई 25 से अटैम्प्ट करने हैं अपने को, एकदम क्लियर ढंग से अटैम्प्ट करोगे तो 25 भी हो जाओगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। उनमें से 12 क्वेश्चन तो यही हो गए भाई। अब तो आधी 11th बाकी है, पूरी 12th बाकी है, बीएससी के टॉपिक अलग बाकी है। मतलब इतना हाई लेवल का तो माथापच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इन्हीं 5 चैप्टर से सारा खेल हो जाता आपका। ठीक है, थोड़ा सा आगे 1-2 टॉपिक और बात करूँगा मैं कि वो भी इंपॉर्टेंट है। बात करें तो कॉलिजन आपको पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ग्रेविटी ये भी आपको पढ़नी चाहिए। अच्छा, यदि आप ढंग से देखें तो ये डायनेमिक वाला जो चैप्टर है, सॉलिड बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉलिड बॉडी या रिजिडिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं? सेंटर ऑफ मास आता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, यानी जड़त्व आघूर्ण आता है, या द्रव्यमान के अंदर आता है ना। ये जो टॉपिक है ये इसमें आते हैं, द्रव्यमान के अंदर या जड़त्व आघूर्ण। अब मैं आपको एक जो बात बताने वाला हूँ बहुत शॉकिंग है, लेकिन समझना इस बात को। ये जो द्रव्यमान के अंदर और ये जो जड़त्व आघूर्ण है ना, ये चैप्टर जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का है। हमें पढ़ाया जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट वैसे भी है, और पढ़ाया भी इसी टाइप का जाता है कि हमारे समझ से बाहर जाता है, हम इसको छोड़ देते हैं भाई। क्लियर सी बात है, हम इसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखें कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस देखो कभी नहीं छूटे हुए हैं। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो आप सब में बता रहे हो, उससे भी नहीं छूटा हुआ, इससे भी नहीं छूटा हुआ। इसमें ऐसा क्या है, क्या इसके बारे में बात करें हम, या इसको पढ़ें, क्योंकि ये तो पहले डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, इसमें है ना 3 से 4 फॉर्मूले है ना, 3 से 4 फॉर्मूला, उन्हीं पर पूरा बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मैं बताता हूँ आपको, ये वाले क्वेश्चन, ये 3 2 1 2 3 1 3, इनमें है ना सारों में आप जब भी देखोगे ना पूरे पेपर उठा के 11 साल के, उनमें केवल 3 से 4 फॉर्मूला काम में लिए गए। मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल इसका बेसिक और आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी। और मेनली 2-3 जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पूछे गए थे जड़त्व आघूर्ण के, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, सेंटर ऑफ मास के। इन दो के 2 फॉर्मूले ये हो गए, और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था। ये 3-4 ही फॉर्मूले हैं, केवल इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए, एकदम बेसिक क्वेश्चन, और कहीं ज़्यादा कुछ ज़्यादा बोझ नहीं है, कोई ज़्यादा फालतू के सवाल इसमें पूछे ही नहीं गए। लेकिन हम डर के मारे छोड़ देते हैं कि डिफ़िकल्ट है और क्या पता किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी हमें केवल 3 से 4 फॉर्मूला इनको पढ़ने थे। ठीक है, थोड़ी और बात करते हैं। देखो ऐसे यदि मैं बात करूं ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी में आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। ग्रेविटी में ज़्यादा कुछ फार्मूला है नहीं, 2 या 3 ही फार्मूला है, केवल 2-3 फार्मूला ही है, केवल उनको पढ़ लो।
और कुछ नहीं है, ठीक है। उन फॉर्मूला को पढ़ लिया, ग्रेविटी के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और वही पूछे गए हैं। उसके बाद में एक लिक्विड के चैप्टर को मत छोड़ना भाई, लिक्विड का चैप्टर, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। आप कहीं ऐसा सोचो बहुत कुछ पूछा गया है, इसमें प्रेशर का सवाल पूछा गया है, ठीक है। और जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है ना सवाल, वो इसमें रिपीट हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी का, हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत वेग। हर बार इस ये क्वेश्चन आया, हर बार पूछा है, हर बार। अब आप समझ लो, ईच टाइम, हर बार। अब जिस बच्चे ने इसका फॉर्मूला याद किया है ना, वो देखो ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, हर पेपर में आ रहे हैं। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे मेरी बात सुने। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपको इतने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, कि कुछ ऐसे भी चैप्टर है जो आपसे कवर नहीं होंगे, या फिर आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, या फिर उनके लिए काफ़ी हद तक आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, और आपके पास में सबसे पहली बात टाइम है ही नहीं। आगे मेरी बात सुने। चलिए, वो चैप्टर्स कौन से, वो है भाई वेव्स। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, लेकिन मैं आपको फिर एक चीज़ बताऊं, इसमें 2 ही चीज़ पूछी गई है, और वो है वेग। बस ये वेग किन किन का पूछा गया है मैं आपको इधर बता देता हूँ। एक पूछा गया है अनुप्रस्थ तरंगों का, और कभी पूछा गया है अनुदैर्ध्य तरंगों का, यानी इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, और इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल। बस इन दोनों की जो स्पीड है ना, उनके बारे में फार्मूला पूछा गया है, जो फार्मूला होता है इनका। इसके अलावा किसी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आए ना, ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 1 3 3 3, इनमें हाँ जो एक कॉमन सवाल है ना, वो ये है। अब आपको यदि इनका फॉर्मूला याद है, जो कि एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यदि फॉर्मूला याद है तो आप एक एक क्वेश्चन यहाँ से भी कर लेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आप कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपके केमिस्ट्री में भी आती है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो भी थोड़ी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप यहाँ से कर लेंगे। इसके अंदर ज़्यादातर जो सवाल पूछा गया है वो VRMS का पूछा गया है, यानी वर्ग माध्य मूल वेग, यानी RMS वेलोसिटी का पूछा गया है। अब देखो ध्यान से, मैं यदि आपको बताऊँ तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, कि आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं ना, जनरली पढ़ने हैं यूनिट एंड डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वेक्टर, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2 फार्मूले, या जो बेसिक फार्मूले, 3 फार्मूले, 4 फार्मूले, वो आप इसके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के पढ़ लीजिए, ठीक है, और फिर ग्रेविटी पढ़ लीजिए। इतना यदि आपका कवर हो गया ना भाई, तो आप आराम से देख लीजिए, किसी पेपर में 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट बन जाएंगे। अब यदि आपके पास टाइम है तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ले लीजिए और थर्मोडायनेमिक्स को ले लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा सॉलिड को भी लीजिए, इन सबको भी लीजिए। जैसे अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ये आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए फिजिक्स का थोड़ा गहरा ज्ञान होना जरूरी है। तो फालतू का इतना नाटक करना है क्यों इस टॉपिक के बारे में, जब मुझे पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। गैसों का अणुगति सिद्धांत, इसमें गैसों के नेचर के बारे में बात करते हैं, बॉयल नियम, चार्ल्स लॉ, आओगाद्रो लॉ, ठीक है। बस इसी से आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे, तो क्यों ना हम इसको कवर करें और फिर थर्मोडायनेमिक्स कवर करें, और फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है तो आप वेव्स कवर करिए। आप ऑसिलेशन मत कवर करना भाई, ऑसिलेशन आपसे नहीं बैठेगा, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना टाइम हमारे पास है उसमें आप ऑसिलेशन को भी छोड़ के चले तो बेटर है। तो आप देखो कितने टॉपिक हो गए, 1 चैप्टर ये हो गया, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 6 चैप्टर। फिर मैं कहूँगा डायनेमिक और ये ग्रेविटी वाला कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में मैं कहूँगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको आप पढ़िए, अच्छे से पेपर आपका होएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो 11th का है। हम अब देखो, ऐसे ही जब हमने पुराने ईयर के जो पेपर थे, उनके 12th क्लास से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, 12th के सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए, जब उनमें हमने उनका एनालिसिस किया, तो हमें 2-3 बातें जो यहाँ से पता लगी। पूरी किताब मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि आप पढ़िए, खूब सारे चैप्टर्स है, पूरे 14-15 चैप्टर, कितना पढ़ेंगे, जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर्स पे फोकस करते हैं। तो उनके बारे में मैंने जब ये पूरा एक टेबल बनाई, तो मुझे पता लगा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो सबसे पहली बात मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन थोड़ा आसान है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना, वो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यानी विद्युत क्षेत्र आ गया है, इसके अंदर आपका वोल्टेज आ गया यानी पोटेंशियल भी आ गया, यानी विभव भी आ गया, ठीक है। ये सवाल 2 चीज़ यहाँ से पूछे गए। फिर इलेक्ट्रिक करंट,
इसका भी आपको बेसिक और एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको ये कहूँगा उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो मैग्नेटिक वाले जो भी चैप्टर है ना भाई, ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं। आपके समझ में बैठेगा नहीं बैठेगा, इसके लिए आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि केवल फॉर्मूला पर सवाल नहीं होंगे, ये फॉर्मूला पर सवाल नहीं होंगे, इन सवालों के लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक एक बात, हर बात लाइक डायरेक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और इन सब में सबसे मेन बात है इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये जो होता है ना भाई, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और वो टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा भाई कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से पढ़िए, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट को समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो इलेक्ट्रिक करंट में भी काम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को रहने दीजिए, मैग्नेटिक मटेरियल वाले चैप्टर को रहने दीजिए। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर देखो एक सवाल ही आ रहा है। अब आप कहेंगे सर एक सवाल ही आ रहे हैं, तो इसमें क्या करें? तो भाई इसमें जो सवाल है ना, वो 2 टॉपिक से पूछे गए। एक पूछा गया गतिक विद्युत वाहक बल से, गतिक विद्युत वाहक बल, इसको जो है ना मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। एक टॉपिक तो ये पूछा गया है, और दूसरा पूछा गया है स्वप्रेरण से, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। 1 मिनट में लिख देता हूँ, सेल्फ इंडक्शन, इस टॉपिक से पूछा गया। यानी 2 टॉपिक से आपको हमेशा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा अभी कि आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर को आप पढ़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सामने से, है ना, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर, अरे ये क्या हो गया, नोट्स खुल क्या दिखता है, 1 मिनट, हाँ चलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं आपको जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा चैप्टर, वो ये करूँगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? देखो हर पेपर में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, हर पेपर में, ध्यान से देखो, एक इसमें आया हुआ है और एक ये देखो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में भी आया हुआ है। अब वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा तो है, लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन आया ना, वो व्यतिकरण से आए, व्यतिकरण से। और व्यतिकरण में 3 या 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। जनरली जो होती है वो, जनरली जो फॉर्मूला है वो फ्रेंच चौड़ाई का है, ठीक है, या फिर मैं मिटाऊँ कैसे, मिटा देता हूँ लोगों में, ठीक है, फ्रेंच चौड़ाई का है, या फिर यहाँ से जो है वो आया अधिकतम तीव्रता का। अधिकतर सवाल इस तीव्रता पर बेस्ड ही सवाल है। तो 2 या 3 फॉर्मूले हैं, वहाँ से इसके वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स में विवर्तन है, निकोल प्रिज्म है, पोलेरॉइड है, मेलस का नियम है, आप देखेंगे तो हाइगेंस की थ्योरी है, तरंगार्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ब्रूस्टर लॉ है। ये सब के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है, पूछा गया है ज़्यादातर व्यतिकरण के बारे में। आई मेरी बात समझ में? थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं हम। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा, छोटे चैप्टर्स में आप जो है ना वो ड्यूअल नेचर वाला जो लाइट वाला चैप्टर है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसे भी आप पढ़ के जाइए। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो पूछे गए संवेग से रिलेटेड, संवेग से रिलेटेड। अब संवेग काय का पूछा गया है, जैसे फोटोन का पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है, और ये अलग अलग कण होते हैं वैसे, जैसे प्रोटॉन होता है, ठीक है, अल्फा कण होता है, न्यूट्रॉन होता है। इनके बारे में एक खास बात है कि इन चारों का एक ही कॉमन फार्मूला होता है। जैसे संवेग के बारे में पूछा गया तो P बराबर होता है H/λ, ये फिक्स फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये फार्मूला मैं आपको एक बार पूरा लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे P बराबर होता है H/λ, तो कहीं ना कहीं लैम्डा बराबर होता है H/P, और ये जो लैम्डा बराबर H/P है ना भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ H/mv द्रव्यमान इंटू वेग, और या फिर मैं गतिज ऊर्जा के रूप में लिख सकता हूँ √2mk। बस ये फॉर्मूले पर पूरे क्वेश्चन बेस्ड है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा गया। आगे मेरी बात समझे तो मैं आपको फिर कहूँगा कि इसमें ड्यूअल नेचर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ लीजिए।
एटम आप पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस बनते नहीं है। न्यूक्लियस से आपको छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट फिर भी आपका दिमाग घूम भी सकता है। सेमीकंडक्टर चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेटेस्ट में के सालों में यहाँ से कोई क्वेश्चन है नहीं, पुरानी ईयर्स में क्वेश्चन है, तो छोटी मोटी आपको कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़नी हो, छोटे मोटे कोई चीज़ें पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो। जनरली ये क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं वो दे रखे हैं ट्रांजिस्टर जैसे चैप्टर से या फिर गेट जैसे चैप्टर से, या तो गेट है या ट्रांजिस्टर है। अब नॉर्मली अभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है भाई, इसमें ये गेट और ट्रांजिस्टर हट गए, ये है ही नहीं सिलेबस में, और जब ये सिलेबस में है ही नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ भाई आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ज़्यादातर सवाल पूछा नहीं गया, जो ज़्यादातर सवाल आए वो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से पूछे गए, और ये भी हमारे 2-3 साल के इस चैप्टर्स में या 2-3 साल के सिलेबस में हट गए, तो मैं इनको भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। तो 12th के जो केस में हम बात करेंगे चैप्टर्स की, तो उसमें मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद सीधा रे ऑप्टिक्स, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलूँगा, और वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर। यानी 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर। 12th में मैं कहूँगा आपको पूरे 6 चैप्टर्स पढ़ने के लिए, बस इसी पर ही बेस्ट जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। और वहाँ पे अपन ने बात की थी 8 या 7 चैप्टर वहाँ पर थे, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, आपको बस ये चैप्टर से दिया गया अच्छे से, तो बस आपकी बल्ले बल्ले है। आगे मेरी बात सुनिए। तो भाइयों, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, ये जो 11 साल के पेपर का हमने जो एनालिसिस किया है, जो निचोड़ निकाला है, जो स्ट्रेटजी आपको बताई है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए हैं, उनसे आने वाले क्वेश्चंस आपको बताएं, आपको अब लगने लगा है कि फिजिक्स आसान हो गई है। मैं फालतू ही पूरी किताबों का बोझ लिए घूमे जा रहा हूँ, जबकि यहाँ तो क्वेश्चन किसी स्पेशल रीजन से आ रहे हैं, किसी फिक्स्ड पैटर्न पर आ रहे हैं और फिक्स्ड टॉपिक से आ रहे हैं। आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगा है, आपके वीडियो में आपको भी ये सब चीज़ें पता लगी है, मज़ा है आज के वीडियो में, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी मन में जो फिजिक्स को लेकर उथल पुथल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर उथल पुथल है, वो उथल पुथल अब ख़त्म हो जाए, मन शांत हो जाए, और वो भी इन गिने चुने टॉपिक्स पर अपना हाथ पकड़ मजबूत बनाए, अपनी अप्रोच सुधारे, अपने कॉन्सेप्ट सुधारे, मेहनत करे और पेपर निकालने की पूरी कोशिश करे। हम दुआ करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, फिजिक्स उस सिलेक्शन में कभी आए ना आए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ स्पेशल टॉपिक्स, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ में। हम लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर ये सॉल्यूशन तो हमको किताबों में मिल जाते हैं। भाई किताबों में मिलता है, कई किताबें प्रोवाइड करवाती है ओल्ड ईयर के सॉल्यूशंस, गूगल पे मिलता है, आजकल चैट जीपीटी आ गया है। हम जो करने वाले हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है इन ओल्ड पेपर्स में जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, जो मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से हमारी अप्रोच होती है, हम क्या गलतियां करते हैं। इन ओल्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चनों की उन्हीं गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। हम सीखेंगे यहाँ पर सबसे पहले फुल कॉन्सेप्ट, ताकि रिपीट होने वाले जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व कर सकें। फिर बात करेंगे, हम फोकस करेंगे रिपीट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चंस आ गए, रिपीट टॉपिक्स आ गए, फिर हम सुधारेंगे हमारी अप्रोच को कि भाई कौन सी अप्रोच से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अप्रोच सुधरेगी तो हम सीख जाएंगे फॉर्मूला लगाना, और एक बार फॉर्मूला लग गया ना भाई, तो उसके बाद में हमारे आंसर आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगे मेरी बात समझें, तो ऑल ईयर के पेपर ही नहीं सॉल्व करेंगे हम। मेनली हमारा जो फोकस है ना वो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना, कि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। मुझे पता है आपने कोचिंगें करी होगी, कई लोगों ने कोचिंगें की है, कईयों ने कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए होंगे, कईयों ने इधर उधर से किताबें पढ़ ली होगी, कई 11th क्लास 12th क्लास की किताबें पढ़ रहे हैं। लेकिन भाई अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हमारे पास पूरे खींच कर 2 महीने हैं, और 2 महीनों में फिजिक्स को कवर करना इम्पॉसिबल है भाई। लेकिन इसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का काम करेंगे हम
इसीलिए द साइंस मिता यूट्यूब चैनल लाने वाला है आपके लिए ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस, जहां हम बात करेंगे फुल्ली कॉन्सेप्ट के बारे में, साथ ही साथ फोकस करेंगे रिपीटेड टॉपिक्स पे, आपकी अप्रोच के बारे में, फॉर्मूला लगाने के बारे में, ताकि सुधार आ सके और फिजिक्स में आप बार बार वही गलतियां ना दोहराएं और जिसकी वजह से आपकी फिजिक्स डिफिकल्ट होती जा रही है। हम बनाने वाले हैं फिजिक्स आपके लिए सबसे आसान। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए 1-2 दिन के बाद ही, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे क्लासेस अटेंड कर पाए, अपने जो कॉन्सेप्ट उन्हें सुधार पाए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।